वेलकम बैक। एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के साथ एक शानदार टॉपिक थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर बात करने के लिए। हमेशा की तरह एक नई कोशिश रहती है और ये तो आप ही बता सकते हैं कि मैं अभी तक कोशिशों में कामयाब हुआ हूं कि नहीं हूं। लगभग लगभग 3 साल हमको यूट्यूब पे हो गए या चल रहा होगा, मुझे लगता है 2.5-3 साल हो गए होंगे। मैंने अलग अलग वैरायटी ऑफ सब्जेक्टों पे आपके लिए बात की। ये फीडबैक आप आज कमेंट्स बॉक्स में मुझे आपसे चाहिए कि आप मेरी कोशिशें कामयाब हो रही हैं कि नहीं हो रही, आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, ये मुझे आप बताएंगे। यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होते हैं। पहली बात तो ये बेसिक चीजें समझ लीजिए कि एक आदमी को पैसा कहाँ कहाँ किस तरीके से लगाना चाहिए, उसने जो पैसा कमाया उसको किस तरीके से उसको डाइवर्सिफाइड करना चाहिए, ये हम बताने वाले हैं। लेकिन उसको ये क्लियर कर दीजिए, क्योंकि क्लाइंट पहले कुछ ऑब्जेक्शन, मेरा इतना रुपया आता है उसमें इतना तो मेरा टैक्स ही कट जाता है। तो आपको ना टैक्स काटने के बाद जो इनकम बचती है उसी की बात करनी है। आपको टैक्स को इंक्लूड करके कोई बात ही नहीं करना। आपको ये बात करना है कि फॉर एग्जांपल सर आपका 1,20,000 रुपए इनकम है, या 1,30,000 रुपए इनकम है, या 1.5 लाख रुपए इनकम है। फॉर एग्जांपल 1.5 लाख मंथली इनकम है। तो 1.5 लाख मंथली इनकम में समझो 30% की बात करता हूँ, तो बोला सर ये जो 50,000 रुपए है ना, 45,000 50,000, इसको आप माइनस करके बात करो। उसको बोलो कि डियर कस्टमर, टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो इनकम बचती है उसको किस तरीके से लगाना चाहिए, क्योंकि वही इनकम यूजेबल है। वही इनकम यूज किया जा सकता है, इन्वेस्ट किया जा सकता है, डिस्पोजल किया जा सकता है। अब जो इनकम है ही नहीं, मतलब टैक्स के साथ में 1.5 लाख रुपए की इनकम है, लेकिन 50,000 आपका है ही नहीं, वो टैक्स में जाने ही वाला है 40-50,000 रुपए। तो उस पर बात क्यों की जाए? उसको ये बात क्लियर कर देनी कि टैक्स माइनस करने बाद, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको पकड़ के मत चलना कि 1.5 लाख रुपए पे इतना टैक्स कितना लगा कि आप 1 लाख रुपए बचा रहे। मैंने एक एग्जांपल दिया है। यहाँ पर हम लोग टैक्स की बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं कि डिडक्ट होने के बाद में जो इनकम बचती है, मान के चलो कि वो 1 लाख रुपए है। ठीक है। अब इस 1 लाख रुपए को कैसे लगाना ना, इस थंब रूल के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है। तो अब किस तरीके से गाइड करेंगे उस कस्टमर को, ये मैं एक पीपीटी के माध्यम से आप लोगों के सामने रखता हूँ। इन पॉइंटों का आप लिख लेना, इन पॉइंटों का आप लिख लेना और लिख करके क्लाइंट को इसको इसी तरीके से हमको समझाना है। तो थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, किन थंब रूलों का इस्तेमाल करना चाहिए, किन पॉइंटों के ऊपर आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, ये हम उसको बता रहे हैं। तो हमारा पॉइंट क्या था? टैक्स माइनस करने के बाद 1 लाख रुपए समझो आपकी इनकम बची। आप 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे, टैक्स माइनस करने के बाद। ठीक है। तो इसमें 30% तो आपका घर में एक्सपेंस में चला जाने वाला है। होम अपने घर का एक्सपेंस, होममेड एक्सपेंस, ये हाउस होल्ड एक्सपेंस में 30% चला जाएगा। मतलब 1 लाख में 30,000 रुपया आपके घर खर्च में चला जाने वाला है। 30% आपकी कुछ ईएमआई होगी, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जनरली आजकल उल्टा हो रहा है, ईएमआई जो है ना 80% तक ईएमआई होती है, 70% 60% ईएमआई होती है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये लोग फंसते हैं, ये लोग बुरी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग के जो जाल में जो है ना फंस जाते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति इस तरीके से चलेगा, 30% उसके घर खर्च में जा रहा है, 30% उसके ईएमआई में जा रहा है, और 10% उसकी लाइफ स्टाइल में खुद के पर्सनल खर्चे, या आउटिंग फाउटिंग, घूमते फिरते हैं, सैटरडे संडे जाते हैं, इसमें समझो 10% जाता है, तो ये हो गया 70%। ये 70% आपका पैसा इन चीजों में जाना चाहिए। अब घर खर्च में आपकी बच्चों की मंथली जो स्कूल की फीस है वगैरह वगैरह सब चीजें आ गई। 30% घर खर्च, 30% ईएमआई, और 10% आपकी लाइफ स्टाइल के ऊपर। कभी शॉपिंग करना है, कभी घूमने जाना है, कभी मूवी देखना है, कभी गार्डनिंग करनी है, कभी वेकेशन पे जाना है, तो ये 10% के अंदर हो जाना चाहिए। अब जो बचा 30%, ये 30% आपकी फ्यूचर की और आगे आने वाले समय की जो भी जवाबदारी है ना, जवाबदारी को पूरे करने के लिए 30% होना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले एक वीडियो में बताया कि आज की जो इनकम है उस पर फ्यूचर का भी अधिकार है। करंट का तो है ही है, लेकिन फ्यूचर का भी अधिकार। अब मान के चलते कि 70% जो इनकम गई हमारी, ये 70% आज के ऊपर चली गई, तो 30% तो फ्यूचर जरूरतों के लिए दो भाई। 30% ही तो मांग रहा हूं आपकी फ्यूचर की जरूरतों को पूरा करने के लिए, आपके लिए 30% मांगा जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है? लेकिन क्लाइंट इस बात को समझता नहीं है, कोई समझा नहीं पाता, इसके लिए वो इस बात को समझ ही नहीं पाता कि मुझे कहाँ कितना पैसा लगाना चाहिए। तो 30% आपकी फ्यूचर की जरूरतों के लिए। अब ये जो फ्यूचर, ये हो गया 100%। अब ये जो फ्यूचर की जरूरत है ना, जिसके लिए 30% की बात की, अब ये फ्यूचर की जरूरतों को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। मैं आसान शब्दों में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 30% अब
70% जो था एक्सपेंस, ईएमआई और लाइफ स्टाइल, इसको तो छोड़ ही दो, क्योंकि इससे तो अपना कोई लेना देना है नहीं, बट बताना है कि इस लेवल पे वो होना चाहिए। अब जो 30% सेविंग की बात चली, जो फ्यूचर सेविंग की बात चली, फ्यूचर की जरूरतों को पूरा करने की बात चली, जो इस 30% को दो भागों में डिवाइड किया है, 15% शॉर्ट टर्म और 15% लॉन्ग टर्म। अब यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो। यदि कोई व्यक्ति है जो अभी जस्ट या तो उसकी शादी हुई या तो वो अभी जॉब लगा, अनमेरिड है, तो यहाँ पर ये 15% शॉर्ट टर्म है, इसको 10% शॉर्ट टर्म भी आप कर सकते हो। 10% शॉर्ट टर्म करने से क्या फायदा होगा, क्योंकि आज उसकी शॉर्ट टर्म की जरूरतें छोटी है, कम है, तो उसमें पैसा कम लगा करके 20% लॉन्ग टर्म में लगाया जा सकता है। लेकिन बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, स्कूल में जा रहे हैं, तो बच्चों के आज के खर्चे जो है ना ज्यादा हैं, मतलब आगे आने वाले 1 साल के बाद का, 2 साल के बाद का, 3 साल के बाद का, ये शॉर्ट टर्म है। 1 साल से लेके 5 साल के अंदर की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो शॉर्ट टर्म है। उसके लिए 15% जाएगा, और 15% लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म तो आप जानते हैं, श्योर इवेंट है, एजुकेशन, मैरिज और रिटायरमेंट, ये 3 बड़ी जरूरत है। इसमें 15 से 20% का कॉस्ट जाना चाहिए। अब शॉर्ट टर्म क्या है, ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे बच्चों की सालाना फीस होती है, सालाना फीस हो गई, फिर उनके घूमना फिरना हो गया, फिर आपकी कार हो गई, इसका डाउन पेमेंट, घर का डाउन पेमेंट है, रेनोवेशन है, फॉरेन वैकेशन है, इंडिया में वैकेशन है, घर खरीदना, उसका डाउन पेमेंट है, सोसाइटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ जवाबदारी होती है ना, शादी वादी में आप लोग जाते हैं, मेंटेनेंस भरते हैं आप। इन इन तरीकों की जो चीजें है ना, इन तरीके की चीजों के लिए हमको 15% का पैसा हमको शॉर्ट टर्म के लिए सेव करना है। अब यहाँ पर सवाल ये भी आ जाता है कि शॉर्ट टर्म की जरूरतों को पूरा करने के लिए कहाँ पैसा लगाना है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसमें बात है, आज ये समझाओ उसको कि थंब रूल क्या है, पहले थंब रूल समझाओ, उसके बाद में फिर वो थंब रूल को कहाँ कहाँ से पूरा किया जा सकता है, मैं कोरिलेट करते हुए उस वीडियो को जरूर बनाऊंगा जल्दी ही। लेकिन पहले ये समझाओ कि 15% ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा। यहाँ पर ये 15% शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टमेंट से ये जरूरतें पूरी होंगी, और 15% जो लॉन्ग टर्म की बात करता हूं ना, उन लॉन्ग टर्म की जरूरतों के में ये 3 चीजें विशेष आएंगी। एजुकेशन कॉस्ट, डॉटर है तो उसकी शादी की कॉस्ट, इवन लड़कों की शादी में भी आजकल तो 10-10, 15-15, 20-20 लाख खर्च, डेस्टिनेशन वेडिंग हो गई लड़की की तो करोड़ों रुपए निकल जाते हैं। तो शादियों का कॉस्ट, चाहे लड़का हो या लड़के, दोनों की कॉस्ट ज्यादा है, बड़ी है। और रिटायरमेंट एक ह्यूज, सबसे बड़ा कॉस्ट रिटायरमेंट। इसकी तैयारी करने के लिए करोड़ों में पैसा चाहिए, करोड़ों में, करोड़ नहीं है, 1 करोड़ से कुछ नहीं होगा। 1 करोड़ से तो सिर्फ 6% के हिसाब से 6 लाख रुपए आएगा। हेलो, 1 करोड़ से 6% के हिसाब से 6 लाख रुपए आएगा। ये 6 लाख रुपए में टैक्स कट जाएगा, उसके बाद हाथ में क्या आएगा वो आप देख लो जरा। लेकिन चलो मान के चलता हूँ 6 लाख रुपए आएगा, 6 लाख 50 हजार, 50 हजार में रिटायरमेंट प्लानिंग हो किसकी रही आज के 2023 में? कोई रिटायर हो रहा है, 50 लाख 50 हजार इनफ है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि 15 साल बाद में, 10 साल बाद में, 20 साल बाद रिटायर हो रहा है, वो 50 हजार में रिटायरमेंट प्लानिंग देख ही नहीं रहा, वो मानने को तैयार ही नहीं कि 1 लाख रुपए से मेरा पेट भर जाएगा, मतलब उसको चाहिए लाख रुपया। तो उसके केस में हमको कम से कम 2 से 3 करोड़ का प्रोविजन करना है। तो लॉन्ग टर्म की हो गई ये बात है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से ये जरूरतें पूरी होंगी। उसको बताओ डियर कस्टमर, इस इन इन वजहों के लिए आपको वो 30% पैसा सेविंग्स में लगाना होगा। अब इसमें ये 15 से 20% का जो अमाउंट है ना, आपके काम आएगा, एलआईसी में काम आएगा, जिससे आप उसके एजुकेशन की प्लानिंग कर सकते हो, मैरिज की प्लानिंग कर सकते हो, और रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हो। और बाकी का जो 10 से 12% है ना, वो उसकी शॉर्ट टर्म के लिए का, वो बैंकिंग से करो, पोस्ट से करो, म्यूचुअल फंड से करो, मार्केट से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पतपेड़ी में डालो, कहीं पे भी डालो, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो, क्योंकि वो जरूरत ऐसी है जिनमें कॉम्प्रोमाइज भी किया जा सकता है, पैसा एडजस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो जरूरत है ना, इनके लिए बड़ा पैसा चाहिए, इनके लिए एडजस्ट करने जाओगे तो कितना कर्जा करोगे भाई। आप पहले से तैयारी करोगे तो छोटे पैसे में इसकी पूरी तैयारी की जा सकती है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म किस तरीके से उसको डिफाइन करना है। ये जो लास्ट लाइन है ना, ये बोले बिना मत आना, लास्ट लाइन बोलने बिना मत आना कि श्योर इवेंट नीड गारंटेड रिटर्न। हेलो, ये जो लॉन्ग टर्म है ना, लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट है, सब श्योर इवेंट है। ये डायलॉग में हमेशा बोलता रहता हूँ, श्योर इवेंट नीड गारंटेड रिटर्न फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट। मार्केट वाले इन्वेस्टमेंट से मार्केट रिटर्न नहीं चलेगा, गारंटेड रिटर्न चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट से, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कैन नॉट टेक केयर सच श्योर इवेंट इन योर लाइफ। ये बात उसको समझाओ और उसको बताओ कि ये थंब रूल आपको डियर कस्टमर फॉलो करना है। यदि आप इन यदि आप इस थंब रूल को समझ गए, तो इसको कस्टमर को समझाओ, उसको एक्सप्लेन करो। उम्मीद करता हूं कि जो कस्टमर है वो ये समझ जाएगा कि आप उसको क्या बताने वाले हैं।
वो समझ जाएगा कि उसको उसके पैसे को किस तरीके से यूज करना है। और कहीं न कहीं वो आपसे एडवाइस लेगा कि अच्छा ठीक है, ये 15 से 20% मुझे लगाना है, तो कहाँ लगाऊँ, किस प्रोडक्ट में लगाऊँ, किस तरीके का बोनस होगा, किस तरीके की गारंटी रहेगी, वो आपसे एडवाइस लेना चालू करेगा, क्योंकि पहली बार किसी ने उसको अच्छे से इस बात को समझाया है। तो कांसेप्टों पे चलो, कांसेप्ट पे काम करोगे तो आपको अच्छा यू नो अच्छा रिटर्न आएगा, अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलेगा, अच्छी प्लानिंग करने को मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा। क्योंकि कांसेप्ट से उसके गोल्स निकलेंगे, गोल बड़े होते हैं लोगों के, प्लान बहुत छोटे होते हैं। तो एनीवे यदि आपको ये अच्छा लगा तो आप दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, यू नो और अपने दोस्तों को इसलिए बताइए, इस यूट्यूब वीडियो को इसलिए उनके पास भेजिए क्योंकि आपके साथ-साथ वो भी जानकार बनेगा, वो भी समझदार बनेगा, तो सारा मार्केट एनवायरनमेंट जो है ना पॉजिटिव होगा और उससे आपको भी बिज़नेस मिलेगा, उनको भी बिज़नेस मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।